बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसके लिहाज से मैं कोर्स कंटेंट्स जो कोर्स आउटलाइन में दिए हुए हैं उनको पहले आज डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो लास्ट टॉपिक शुरू किया हुआ था उसमें कौन कौन से कंटेंट्स कवर कर लिए हैं और कौन कौन से रह गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लें कि कोर्स कंटेंट के लिहाज से हमने टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस स्टॉक कॉस्टिंग हमने स्टार्ट किया था और इसी के लिहाज से फिर हमने इसको स्टार्ट लिया था। और कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने बेसिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था, लॉसेस इन प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है, लॉसेस विद स्क्रैप वैल्यू पढ़ा था, लॉसेस विद डिस्पोजल कॉस्ट, वैल्यू क्लोजिंग इन वर्क इन प्रोसेस, और ठीक है, और वैल्यू ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, जिसमें फाइफो मेथड भी था और उसमें एवरेज मेथड भी था, जिसको हम वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं। और आखिरी टॉपिक जो लिखा हुआ है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, ये एज सच बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि 180 डिग्री जो है ना वो टॉपिक को जो है ना वो नए सिरे से आपको सीखने के लिए कह रहा है। वो ये है कि इस टॉपिक से पहले जितने भी हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी है इस चैप्टर में, या इस कंटेंट के लिहाज से जितनी भी हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी है, हमने पढ़ी है कि अगर हमें अपनी प्रोसेस कॉस्टिंग को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करवाना पड़ जाता है तो हमने उसको अकाउंट्स के मेथड से पढ़ा है। हमने उसके अकाउंट्स बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे आखिरी कंटेंट पे वो ये कहना चाहता है कि आप मुझे रिपोर्ट बना के दिखाएं। टॉपिक यही सारे होंगे, लेकिन अब रिपोर्ट के मेथड से हमने सारे के सारे सवाल हल करने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इस टॉपिक के अंदर हमने दो तरीकों से अकाउंटिंग करनी थी। एक था अकाउंट्स के जरिए, अकाउंट्स बनाकर टी अकाउंट्स बनाकर हमने इसको सॉल्व करना था, और दूसरा मेथड क्या था, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स बनाकर इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जो मैंने जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे मैंने अकाउंट्स के जरिए आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। और आपको याद होगा जिस तरह मैं प्रोसेस अकाउंट 1 बनाता था, प्रोसेस अकाउंट 2 बनाता था, या मैं एबनॉर्मल लॉस एंड गेन एंड लॉसेस का अकाउंट बनाता था, या स्क्रैप का अकाउंट बनाता था। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो अकाउंटिंग मैंने की है प्रोसेस अकाउंटिंग में, ये अकाउंट्स बना के की है। अब वो आखिरी टॉपिक में ये कह रहा है कि आखिरी कंटेंट जो है इसमें ये कहना चाह रहा है कि मुझे यही सारे टॉपिक्स की रिपोर्ट्स बनाकर दिखाएं। तो आज उसका स्टार्ट लेते हैं, और यही टॉपिक पढ़ने के बाद या यही कंटेंट पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट लेता हूं। और मैंने इसी तरीके से ही दोबारा वही डाटा उठाना है और उसी डाटे को जो है ना वो प्रोडक्शन रिपोर्ट्स की सूरत में बना के दिखाना है। आमतौर पर इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट्स भी कहते हैं, इसको CPR भी कहते हैं। C से कॉस्ट, P से प्रोडक्शन, R से रिपोर्ट, तो CPR भी कहते हैं। ठीक है, चलें जी स्टार्ट लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देखें, हमारे पास लिखा हुआ है कि ओके इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट passes थ्रू टू डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डाटा फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ इट्स ऑपरेशंस आर एज फॉलोज। वो कहता है कि जी पहले महीने जो प्रोडक्शन की थी वो कुछ इस तरह थी। ये बात याद रख लें कि इस सवाल के अंदर जो है वो दो डिपार्टमेंट्स के जरिए प्रोडक्शन हो रही है। जब डिपार्टमेंट ए से चीज प्रोड्यूस होके आगे जाएगी तो वो प्रोडक्शन बी डिपार्टमेंट को जाएगी, और प्रोडक्शन ए के लिए जो माल मुकम्मल करके प्रोडक्शन बी को भेज देगा तो उसको वो क्या कहेगा, उसके लिए वो आउटपुट होगी। और जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी या डिपार्टमेंट बी जो यूनिट्स रिसीव करेगा डिपार्टमेंट ए से, उसके लिए वो इनपुट बन जाएगी। इसी तरीके से हमने क्या करना है, पहले डिपार्टमेंट ए की प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है, फिर हमने प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है डिपार्टमेंट 2 की या डिपार्टमेंट बी की। ठीक है, तो हमने अलग अलग रिपोर्ट्स बनानी है। तो देखें किस तरह बनाते हैं। वो कहता है कि जी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल जो है ना वो 1,40,000 रुपए की खर्च हुई है। इसी तरीके से कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपए की खर्च हुई है। किसमें, डिपार्टमेंट ए में बैठ के। ठीक है, या डिपार्टमेंट ए में जब प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो हमारे ये पैसे खर्च हुए हैं। और वो अब क्वांटिटीज का डाटा बता रहा है कि स्टार्टेड
स्लैश रिसीव्ड इन प्रोसेस लिखा हुआ है। स्टार्टेड का लफ्ज डिपार्टमेंट ए के लिए लिखा हुआ है और रिसीव्ड इन प्रोसेस का लफ्ज डिपार्टमेंट बी के लिए लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ये मैं मजीद आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताऊंगा कि स्टार्टेड का लफ्ज और रिसीव्ड इन प्रोसेस का लफ्ज कहाँ कहाँ पे हमने रिपोर्ट पे यूज करना है। अभी फिलहाल ये बात याद रख लें कि स्टार्टेड का लफ्ज डिपार्टमेंट ए के लिए यूज किया हुआ है, स्लैश लगा के रिसीव्ड इन प्रोसेस का लफ्ज जो है वो डिपार्टमेंट बी के लिए यूज किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी। फिर वो कहते हैं ट्रांसफर्ड आउट 18,000 यूनिट्स है, स्टिल इन प्रोसेस कितना है, टू थर्ड कंप्लीट है, वन फिफ्थ, ठीक है, 3,000 है। ये सारे का सारा हमारे पास डाटा है। फिर वो क्या कहता है, इन डिपार्टमेंट बी देयर इज एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1500 यूनिट्स व्हेन वन थर्ड कंप्लीट। ये वाला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है कि इसके अंदर हमारे लॉसेस जो हैं वो दोनों किस्म के वो शो करवा रहा है। नॉर्मल लॉस को भी शो करवा रहा है, एबनॉर्मल लॉस को भी शो करवा रहा है। हमने नॉर्मल लॉस की भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, एबनॉर्मल लॉस की भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। अब हम सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को जो है ना वो अकाउंट फॉर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, कि इसकी रिपोर्ट्स कैसे बनेगी। ठीक है, चलें स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी। रिपोर्ट कुछ इस तरह बनेगी, मैं आपको इसकी थोड़ी सी शक्ल बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये होगा कि कंपनी का नाम होगा, यहाँ पे ये शो करेंगे कि कंपनी का नाम क्या है। तो पहली लाइन में आपने क्या शो करना है, कंपनी नेम। कंपनी नेम और फिर लिखूंगा ओके इंडस्ट्रीज। ओके इंडस्ट्रीज, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखूंगा ताकि मुझे जो है ना वो थोड़ी स्पेस यूज करनी पड़े। आपने इनके लफ्ज जो है ना वो पूरे पूरे लिखने हैं और इस तरह आपकी रिपोर्ट जो है वो बन जाएगी। ओके इंडस्ट्रीज। फिर दूसरी लाइन में लिखते होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। चूंकि हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं तो रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट फॉलो करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। आज मैं चूंकि रिपोर्ट के सिलसिले में पहला पहला सवाल करवा रहा हूँ तो मैं सॉरी पूरा फॉर्मेट जो है वो फॉलो करूंगा। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी मैं रिपोर्ट के लिहाज से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो है ना वो अंडरस्टूड हैं। जिस तरह कंपनी का नेम, पहली लाइन में आपने कंपनी का नेम लिखना है, वो अंडरस्टूड बात है कि आपने पहले नेम, पहली जो लाइन है वो इसकी याद रखनी है। फिर दूसरी लाइन में क्या लिखना है, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और इसमें ये भी मेंशन करना है कि कौन से डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं। तो फिलहाल हम कौन से डिपार्टमेंट की बना रहे हैं, डिपार्टमेंट ए की बना रहे हैं। ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ए को ब्रैकेट में लिख के फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कि जी किस टाइम पीरियड की बना रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि फॉर दी फर्स्ट मंथ लिखा हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे फॉर दी मंथ ऑफ। मैं यहाँ पर फॉर दी मंथ ऑफ लिख के खाली जगह छोड़ रहा हूँ। जो भी कोई सवाल के अंदर लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पर महीने का नाम और ना नंबर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ रहा हूँ, फॉर दी मंथ ऑफ। चले, ये आपने इस पे फिल कर लेना है। यहाँ पे मंथ की जगह पे जनवरी भी आ सकता है, फरवरी भी आ सकता है, ठीक है, दिसंबर भी आ सकता है, और उसका जो ईयर है वो भी मेंशन करना है। ठीक है, मंथ भी मेंशन करना है और ईयर भी मेंशन करना है। ठीक हो गया। चलिए, ये तो हो गया आपका पहली चार लाइनें जो कि आपने हर सूरत में हर सवाल में लिखनी है। फिर उसके बाद सबसे पहला जो आपने पोर्शन बनाना है उसको कहते हैं क्वांटिटी शेड्यूल का पोर्शन। क्वांटिटी शेड्यूल। ये आपने क्वांटिटी शेड्यूल का लफ्ज लिख के इसको डबल अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। और यहां पर क्वांटिटी का एक कॉलम भी बना देना है, क्वांटिटी
और फिर अगेन क्वांटिटी। दो दो दफे लिखना है, 2 कॉलम बनेंगे, 2 दफा लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कैसे लिखना है? इन यूनिट्स। क्वांटिटी इन यूनिट्स। इन यूनिट्स। चलें जी। अच्छा, अब चूंकि 2 कॉलम बनाए हैं, तो 2 कॉलम के लिहाज से हम इसको अलग अलग भी कर देते हैं, ताकि जो है ना वो मिक्सअप ना हो। ठीक है, ये 2 कॉलम बन गई है। ठीक है। अब सबसे पहले देखें, क्योंकि हम डिपार्टमेंट ए के लिए प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ए की प्रोडक्शन रिपोर्ट में सबसे पहला जो पोर्शन है, उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी शेड्यूल। ये आपने साथ साथ ये बातें याद कर लेनी है। मैं पहले से बता देता हूं कि इस रिपोर्ट को जब हम बना रहे होते हैं, तो इस रिपोर्ट के 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले पोर्शन का नाम होगा क्वांटिटी शेड्यूल। दूसरे पोर्शन का नाम होगा कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कि इस डिपार्टमेंट को कितनी कॉस्ट चार्ज की है। और तीसरा पोर्शन क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ठीक है, ये 3 नाम हैं। मैं जब रिपोर्ट मुकम्मल करूंगा, जब रिपोर्ट बनाऊंगा, तो साथ साथ भी बताता रहूंगा। अभी फिलहाल भी नोट कर लें। तो 3 पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन क्वांटिटेटिव शेड्यूल, दूसरा पोर्शन कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट, तीसरा पोर्शन कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। इनके मतलब क्या क्या है, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो क्वांटिटी शेड्यूल में हमने ये बताना होगा कि हमने इस डिपार्टमेंट में कितने यूनिट से काम स्टार्ट किया, कितने यूनिट मुकम्मल करके आगे भेज दिए, और कितने यूनिट अभी तक नामुकम्मल पड़े हुए हैं। ठीक है। जो नामुकम्मल यूनिट्स होते हैं उनको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, और जो मुकम्मल यूनिट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे, तो क्वांटिटीज में खेलेंगे, क्वांटिटीज की ही बातें करेंगे, कि कितनी क्वांटिटी से काम स्टार्ट किया, कितनी क्वांटिटी मुकम्मल करके आगे भेज दी, कितनी क्वांटिटी जो है ना वर्क इन प्रोसेस में है, कितनी क्वांटिटी लॉस हो गई है। तो इस पूरे के पूरे पोर्शन में हम क्वांटिटीज का जिक्र करेंगे ना, इसमें हम पैसों का जिक्र नहीं करेंगे। पैसों का जिक्र हमने अगले पोर्शंस पे करना है। इस पोर्शन में सिर्फ क्वांटिटीज का जिक्र करें। देखिए जरा किस तरह करता हूं मैं इसका जिक्र। सबसे पहले चूंकि डिपार्टमेंट ए जो लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ए में पहला पहला डिपार्टमेंट है, ये बात याद रखें। जो पहला डिपार्टमेंट होता है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। तो जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, तो फिर वो जब भी लफ्ज यूज करेगा क्वांटिटी के मामले में, तो लिखेगा यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस। अब जरा नोट डाउन कर लें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टार्टेड का लफ्ज जो है वो डिपार्टमेंट ए के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है। तो अब चूंकि डिपार्टमेंट ए ने कितने यूनिट स्टार्ट किए हैं? 23,000 यूनिट स्टार्ट किए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। मैं लफ्ज यूनिट स्टार्टेड लिख रहा हूं। ठीक है। ये वाला लफ्ज जो है वो डिपार्टमेंट ए के लिए यूज होगा। यूनिट स्टार्टेड। और कितने हैं? 23,000 यूनिट्स हैं। और ये 23,000 यूनिट्स को दूसरे कॉलम में लिखना है आपने। ठीक है। 23,000 यूनिट्स। ठीक है। और इसको डबल अंडरलाइन भी कर लेंगे साथ साथ। ठीक है। अब लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। यूनिट्स कंप्लीटेड। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। और नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या है? बी। ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। ये मेंशन कर देंगे कि किस डिपार्टमेंट को मैंने काम मुकम्मल करके भेजा है? डिपार्टमेंट बी को। तो यहाँ पे लिख दिया है यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट बी। और ये जो मुकम्मल किया है, इसके लिए कौन सा कॉलम यूज करना है? इसके लिए पहला कॉलम यूज करना है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। जब यूनिट स्टार्ट करेंगे तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। और जिस वक्त जो है वो उसकी डिटेल बताएंगे, तो फिर इस कॉलम में लिखेंगे 23 में से 18,000 यूनिट मुकम्मल करके अगले डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं। ठीक है। 23 में से 18,000 यूनिट मुकम्मल करके अगले डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं। और वो कहता है कि 23 में से 3,000 यूनिट जो है ना वो प्रोसेस में है। 23 में से 3,000 यूनिट जो है ना वो इन प्रोसेस हैं।
और वो इन प्रोसेस हैं तो लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, मैं ब्रैकेट में ई लिख रहा हूं। इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, कितने यूनिट्स हैं? 3000 यूनिट्स हैं। अगेन पहले वाला कॉलम यूज करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें कि टोटल यूनिट से 23,000, 23 में से 18 मुकम्मल हो गए, तीन जो हैं वो नामुकम्मल हैं। तो 23 में से 21 तो हमने लिख दिए, 18 जमा 3, 21,000 यूनिट्स तो हमने दिखा दिए हैं। तो वो डिपार्टमेंट ए के कॉलम में बाकी यूनिट्स का जिक्र तो नहीं कर रहा। तो बाकी यूनिट्स का जिक्र क्या है कि नजर ना आने की सूरत में हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो यूनिट्स हैं, जो डिफरेंस इन यूनिट्स है जो कि 2000 है, ये यूनिट लॉस हो गए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नॉर्मल लॉस। क्या लिखेंगे? नॉर्मल लॉस। वो कितने यूनिट्स है? 2000 यूनिट्स है। अब देखें, 18 जमा 3 जमा 2, ये आपके 23,000 पूरे हो गए। अब जब 23,000 पूरे हो गए हैं तो यहां पर एक दफा 23,000 लिख के डबल अंडरलाइन कर देंगे। 23,000 लिख के डबल अंडरलाइन कर देंगे। अब देखें, ये 23 लिखा हुआ है हो और ये भी 23 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने 23,000 जो यूनिट से काम स्टार्ट किया था उसको हमने फिगुरेटिव तौर पर जो है ना टैली करके बता दिया कि हमारे 23,000 यूनिट इस जगह पर पड़े हुए हैं। 23 में से 18 मुकम्मल करके अगले डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं। 23 में से 3,000 यूनिट अभी प्रोसेस में हैं, नामुकम्मल हैं, वो हमारे पास पड़े हुए हैं। और जो 23 में से जो 2,000 यूनिट नजर नहीं आ रहे, ये यूनिट यूनिट लॉस्ट हो गए हैं। और जो यूनिट लॉस्ट हो गए हैं वो उसको हम नॉर्मल लॉस लिखेंगे, क्योंकि उसने नॉर्मल रूटीन में इसको नुकसान किया है, इसलिए ये 2000 यूनिट नॉर्मल लॉस है। अच्छा, एक बात और याद रखें कि जो मैं नॉलेज पॉइंट बताने वाला हूं वो ये है कि जब डिपार्टमेंट पहले डिपार्टमेंट के अंदर शुरू में ही नुकसान हो जाता है तो शुरू में नुकसान को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। और उसके बाद ये लाइन लिख लें आप कि नॉर्मल लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस जो होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है, नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट होती है, इसकी कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। इसका मजीद कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, रिपोर्ट के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। सिर्फ इतना ही याद करना होता है कि जब डिपार्टमेंट में एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस लॉस हो जाता है तो उस लॉस को क्वांटिटी शेड्यूल में तो मेंशन करते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट को, इसके ऊपर जो पैसे खर्च हो गए हैं, जो जो नुकसान हो गया है, इसकी कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। ये तरीकेकार है डिपार्टमेंट फर्स्ट में नॉर्मल लॉस को ट्रीट करने का। So we will write down the note point that if the loss is incurred in the first department and at the start of the process, the normal loss cost will be ignored. No treatment in the other portion of the report. Only the loss will be mentioned in the quantity schedule. No other places will be covered in the normal loss. ठीक हो गया? तो ये था आपका क्वांटिटी शेड्यूल। एक एक पोर्शन मैंने आपको मुकम्मल करके दिखा दिया। ठीक है, मेरे पास इस वक्त जगह की कमी है, मैं इसको यहां से इरेज करने के बाद, क्वांटिटी शेड्यूल को इरेज करने के बाद, अब मैं आपको मैं दूसरे पोर्शन को चूज कर लेता हूं और यहां पर मैं आपको दूसरा पोर्शन करके दिखाता हूं। दूसरे पोर्शन का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटेड, कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट। अब ये देखें, कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि इस डिपार्टमेंट को कितने पैसे खर्च करने के लिए दिए हैं, या इस डिपार्टमेंट के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं। ठीक है ना? क्योंकि इस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन करनी होगी, तो प्रोडक्शन करने के लिए इसने किस चीज के पैसे खर्च किए होंगे? मटेरियल के पैसे खर्च किए होंगे, लेबर के पैसे खर्च किए होंगे, एफओएच के पैसे खर्च किए होंगे। ठीक है, तो जितनी भी प्रोडक्शन करनी है, 23,000 यूनिट्स के ऊपर प्रोडक्शन का खर्चा करना है। ये देखिए जरा, 23,000 यूनिट्स के ऊपर पैसे खर्च करने हैं, तो 23,000 यूनिट्स के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं? मटेरियल के 1,40,000 रुपये खर्च किए हैं, लेबर और एफओएच के कितने पैसे खर्च किए हैं? 2 लाख रुपए।
और देखें मैंने डिपार्टमेंट ए का ही कॉलम यूज कर रहा हूं, बार बार मैं उस इस तरफ जा ही नहीं रहा, अभी फिलहाल मैं इस तरफ जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ डिपार्टमेंट ए की बात कर रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट ए में मटेरियल कितना खर्च किया है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और ये भी यहाँ पे मेंशन करूंगा कि ये आपकी टोटल कॉस्ट का कॉलम भी एक बनेगा, टोटल कॉस्ट, और एक यूनिट कॉस्ट। एक कॉलम बनेगा आपका टोटल कॉस्ट, और एक कॉलम बनेगा आपका यूनिट कॉस्ट। ठीक है, मैं यूसी लिख रहा हूँ सिर्फ, टीसी लिख रहा हूँ टोटल कॉस्ट के लिए, और यूसी लिख रहा हूँ यूनिट कॉस्ट के लिए। चलेंगे, ए, इस तरह। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन मैं बना रहा हूँ, ये आपने याद रखना है कि ये पोर्शन जो है ना वो क्वांटिटी शेड्यूल के नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, इसके बाद पहला पोर्शन क्वांटिटी शेड्यूल का, दूसरा पोर्शन क्या होगा, कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट का। चूंकि मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर क्वांटिटी शेड्यूल के नीचे, तो मैंने जो है ना वो दूसरी जगह से स्टार्ट किया है। लेकिन आपने जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली जो है ना वो पेज को यूज करना है। क्वांटिटी शेड्यूल जहां पे मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, इन्हीं लफ्जों के साथ स्टार्ट करना है, दूसरा पोर्शन स्टार्ट करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। अब देखिए जरा, कॉस्ट कैसे जो है ना हमने चार्ज करनी है, मटीरियल कॉस्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, मटीरियल, सिर्फ मटेरियल लिख रहा हूँ, और मटेरियल के कितने पैसे यहाँ पे लिखूंगा, 1,40,000। चलें जी, ये 1,40,000 पे हमने मटीरियल के खर्च करके दिखा दिए, और कौन से डिपार्टमेंट पे खर्च हो रहे हैं ये आपको रिपोर्ट के शुरू में पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट ए के ऊपर खर्च हो रहे हैं। ठीक है, फिर हमने कन्वर्जन कॉस्ट कितनी खर्च की है, 2 लाख। यहाँ पे 2 लाख रुपए लिख देते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पर देखें, इसको हम टोटल भी कर, टोटल कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 3,40,000। ठीक है, और यहाँ पर लफ्ज सिर्फ लिख देंगे टोटल, टोटल का लफ्ज सिर्फ लिख देंगे। चले, अब ये देखें, आपने देखा होगा कि यूनिट कॉस्ट के कॉलम में मैंने कुछ नहीं लिखा, ये देखें मटेरियल के सामने भी यूनिट कॉस्ट के कॉलम में कुछ नहीं लिखा, और एमसीसी के कॉलम में भी जो है ना वो यूनिट कॉस्ट के कॉलम में कुछ नहीं लिखा। इसी चीज को फिल करने के लिए हमें एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वो जो वर्किंग होगी वो हमारा रफ अमल होगा, वो हमने जो है ना एडिशनल कंप्यूटेशन करनी है, वो पेज के साइड पे हम जो है ना उसको कर लेंगे। तो मैं भी यहीं पर जो है ना वो उसको साइड पे कर रहा हूँ, और उस कंप्यूटेशन का नाम क्या होगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उस कंप्यूटेशन का नाम क्या होगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मैं यहां पे लिख भी देता हूं वर्किंग, मैं वर्किंग कर रहा हूं। अब ये वर्किंग क्या होगी, वर्किंग का नाम क्या होगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट। अच्छा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की स्पेलिंग तो आपको आते हैं, तो एक दफा मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। इक्विवेलेंट, EQUI VALENT, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर मटेरियल, मैं इसको ब्रैकेट में M लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर मटेरियल। ये मैंने सारा क्यों लिखा है, अब सुन लें इसके बारे में। जब कभी भी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हो, और यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, तो फिर हमें ऐसे यूनिट्स की तादाद मालूम करनी होती है जिनके ऊपर पैसे एक्चुअली तौर पर खर्च हुए हैं। जितने यूनिट्स के ऊपर पैसे खर्च हुए हैं, उतने यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स, के इक्वली मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट जो है ना इनके ऊपर खर्च हुई है इक्वली, इसलिए इसको हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, और इक्विवेलेंट यूनिट्स का फार्मूला क्या होता है, यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स, मैं फार्मूले को पहले लिख देता हूं, फिर उसके बाद पुट करेंगे, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। मैं इसको शॉर्ट करके लिखूंगा, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, और ट्रांसफर आउट की जगह में टी आउट लिख, ठीक है, टी आउट प्लस वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री।
ठीक है। और ये बात याद रखनी है कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री जो लिख रहा हूं मैं, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा अप टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये मेरा फार्मूला पूरा हो गया। मैंने क्या फार्मूला लिखा है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फार्मूला क्या लिखा है, मटेरियल के लिए अलग कैलकुलेशन करूंगा और सीसी के लिए अलग कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो मटेरियल अलग दिया हुआ है, लेबर अलग दिया हुआ है और एफ अलग दिए हुए हैं, तो फिर कितनी कैलकुलेशंस होंगी, तीन कैलकुलेशंस होंगी। अगर सवाल के अंदर जो है ना मटेरियल अलग दिया हुआ है और लेबर और एफ को इकट्ठा करके दिया हुआ है, तो फिर हम लेबर और एफ के लिए जो है ना वो कौन सा लफ्ज यूज करेंगे, सीसी या कन्वर्जन कॉस्ट। तो हमारी कितनी कैलकुलेशंस बन जाएंगी, इक्विवेलेंट यूनिट्स की कितनी कैलकुलेशंस बन जाएंगी, दो बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस फार्मूले को पुट करता हूँ। फार्मूले को पुट करने के लिए देखें, यूनिट्स कंप्लीटेड ट्रांसफर आउट कितने हैं, हमारे सवाल से यहाँ से पता चल रहा है कि यूनिट्स कंप्लीटेड ट्रांसफर आउट कितने हैं, 18,000। ठीक है, मैं यहाँ पे 18,000 लिख देता हूँ। जमा, फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, ये देखें ये लिखा हुआ है प्लस। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री कितनी लिखी हुई, 3,000, तो यहाँ पे मैं 3,000 लिख दूंगा। और एक वो और बात जो फार्मूले में भी लिखी हुई है वो दोबारा बता देता हूँ, लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंटरी लिखा हुआ है और फिर मल्टीप्लाई किया हुआ है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है ये देखिए जरा, इन 3,000 यूनिट्स के लिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लिखी हुई है 2/3 कंप्लीट लिखा हुआ है। 2/3 कंप्लीट का मतलब ये है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर, ये है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फ्रैक्शन में लिखी हुई है, 2/3 करके लिखी हुई है, 2/3 लिखी हुई है, ये क्वेश्चन में कभी कभी जो है ना परसेंटेज में भी लिखी होती है। ठीक है, तो आपने जिस तरह लिखी हुई वैसे ही इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये लिखा होता 70%, तो आप 3,000 को मल्टीप्लाई करते 70% के साथ। अगर लिखा होता 50%, तो आप 3,000 को मल्टीप्लाई करते 50% के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखी हुई, इसमें उसने फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो हम भी फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, अब सारी वर्किंग कर लेते हैं अब जरा। 18,000 तो वैसे ही लिखा हुआ है और 3,000 का 2/3 कितना बन जाएगा, 3,000 का 2/3 बन जाएगा, ये देखिए, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, आंसर हो जाएगा 2,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2,000। तो ये हो जाएगा 18,000 जमा 2,000, ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अब हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की जो हमने कैलकुलेशन थी वो मुकम्मल कर ली है। ठीक है, हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या है, 20,000। इसका मतलब क्या है, इस 20,000 का मतलब क्या है, 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स के ऊपर हमारा मटेरियल खर्च हुआ है। ये जो 1,40,000 रुपए का मटेरियल है, ये 20,000 यूनिट्स पे खर्च हुआ है। ना ये खर्च हुआ है 23,000 यूनिट्स पे, ना ये खर्च हुआ है 18,000 यूनिट्स पे, ना ये खर्च हुआ है 3,000 यूनिट्स पे। ये इक्वली तौर पर, इक्वलेंटली जो है वो 20,000 यूनिट्स पे खर्च हुआ है। तो अब जब 20,000 यूनिट्स पे खर्च हुआ है, तो फिर 20,000 यूनिट के लिहाज से पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, यूनिट कॉस्ट, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मटीरियल। अब देखिए जरा, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फार्मूला भी बना लेते हैं। टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल कितना है, 20,000। अब आप इसका फार्मूला खुद बना लें, खुद लिख लें कि जब मटेरियल की यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, मैंने लिखा हुआ है यूनिट कॉस्ट फॉर मटेरियल, टोटल मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे लिख लें आप, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 1,40,000। टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर मटेरियल कितना है, 20,000 यूनिट्स। ठीक है, ये 20,000 कहाँ से दिया है, ये यहीं से वर्किंग करके दिया है। तो 1,40,000 तकसीम 20, तो आंसर आ जाएगा 7। एक यूनिट के ऊपर हमारे 7 रुपए खर्च हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7.00, 7.00।
मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी कि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि यूनिट्स की वो तादाद जिनके ऊपर मटेरियल के पैसे खर्च हुए हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट प्लस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। तो 18,000 पहले से लिखा हुआ है, 3,000 अब कैलकुलेट हो गया, टोटल 20,000 हो गया। 20,000 यूनिट्स के ऊपर पैसे खर्च हुए हैं, तो हमने एक यूनिट के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं सिर्फ मटीरियल के, 1,40,000 तकसीम 20, तो ये $7 या ₹7 एक यूनिट पे खर्च हुए हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब हम सीसी के लिए यही वर्किंग करते हैं। मैं इस फार्मूले को बार बार नहीं लिखता, मैं सिर्फ पुट कर देता हूँ। अब लिखेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ईपी में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ईपी। ई से इक्विवेलेंट, पी से प्रोडक्शन, और ईपी फॉर सीसी, ईपी फॉर सीसी। अब आप सोचेंगे कि सीसी क्यों लिखा है। देखिए, हमने पहले पैसे खर्च किए थे मटेरियल के ऊपर, तो हमने मटेरियल का ईपी कैलकुलेट किया। अब हमने पैसे खर्च किए हैं सीसी पे, तो सीसी का ईपी कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने मटेरियल का ईपी कैलकुलेट किया तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब सीसी का ईपी कैलकुलेट करेंगे तो फिर सीसी की भी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। देखें जरा, फार्मूला एज इट इज होगा। बस मैं पुट कर देता हूँ 18,000 जमा 3,000 और मल्टीप्लाई बाई 2/3। अच्छा, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात देखें कि ये सारी की सारी वर्किंग मैंने सिर्फ रिपीट आपके लिए की है कि अब भी इसका आंसर कितना आ रहा है, 20,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अब आपको इस बात की समझ आ गई कि अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की एक जैसी हो, तो फिर एक ही दफा वर्किंग कर लिया करें। अब देखिए, मैंने वर्किंग सिर्फ रिपीट की है, आपके लिए रिपीट की है कि जी अगर ये यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है 1/3 होता, तो फिर हम अलग से ये वर्किंग करते। अगर ये वाली जो है ना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 2/3 है, तो इसकी अलग वर्किंग करेंगे। लेकिन जब दोनों की जो है ना वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सेम होगी, तो फिर हम एक ही दफा जो है ना वो वर्किंग करके सारे सवाल को मुकम्मल कर लेंगे। देखें जरा, जैसे अब यूनिट कॉस्ट फॉर सीसी कैलकुलेट करते हैं। यूनिट कॉस्ट फॉर सीसी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट कॉस्ट फॉर सीसी। अच्छा जी, सीसी की टोटल कॉस्ट कितनी है, आप जरा ढूंढ के बताएं। 2 लाख, ठीक है। अच्छा, 2 लाख रुपए मैंने ये लिख दिया। अच्छा, और ईपी फॉर सीसी कितना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर सीसी कितना है, अगेन 20,000 यूनिट्स है। ठीक है, तो 2 लाख को 20,000 यूनिट्स पे तकसीम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 रुपए एक यूनिट के ऊपर खर्च हुए हैं, तो यहां पे लिख देंगे 10 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए पहले ईपी कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर ईपी कैलकुलेट करके फिर उनकी टोटल कॉस्ट पे डिवाइड करना पड़ता है, हमें पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। अब देखिए जरा, हमारे सवाल के अंदर 7 रुपए खर्च हुए हैं मटेरियल पे, 10 रुपए खर्च हुए हैं सीसी पे, तो टोटल कितने खर्च हुए हैं एक यूनिट के ऊपर, 17 रुपए एक यूनिट के ऊपर खर्च हुए हैं। ये देख लें जरा। अब हमारे जो है ना वो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट का पोर्शन, जो दूसरा पोर्शन था वो मुकम्मल हो गया, हर लिहाज से जो है ना वो मुकम्मल हो गया। ठीक है, पहला पोर्शन हमने कौन सा किया है, क्वांटिटी शेड्यूल का, उसमें हम क्वांटिटीज में खेला करेंगे। और जो दूसरा पोर्शन है जिसको हम कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट कहते हैं, यहाँ पे हम पैसों में खेला करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट की बात होगी, हमारी यूनिट कॉस्ट की बात होगी। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ पैसों की बातें किया करेंगे कि कितने पैसे खर्च हो गए हैं हमारी ये प्रोडक्शन को मुकम्मल करने के लिहाज से। ठीक है, चले, अब हमने क्या करना है, हमने तीसरा पोर्शन बनाना है, और तीसरे पोर्शन का नाम क्या होगा, तीसरे पोर्शन का नाम होगा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ठीक है, इसका उर्दू में मतलब क्या है कि एक ऐसा पोर्शन बना रहे हैं जिसमें हम ये तफसील बताएंगे कि हमारे जो यूनिट्स हमने स्टार्ट किए थे वो मुकम्मल हो के उसके ऊपर कितने पैसे लगे हुए हैं, और जो नामुकम्मल है उसके ऊपर कितने पैसे लगे हुए हैं, हमने ये बताना है। ये बिल्कुल मैं सादा लफ्जों में बता रहा हूं आपको कि आपने क्वांटिटी शेड्यूल की तरफ देखना है, और ये देखकर ये बताना है कि जो यूनिट्स मुकम्मल हो गए हैं उसके ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं, और जो नामुकम्मल हैं उसके ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं। जब दोनों को जमा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इससे टैली कर जाएगा। यहाँ पे देखें जरा कितने पैसे खर्च किए हैं आपने,
3,40,000 पे खर्च किया ना, ये 3,40,000 पे जो है ना वो आपके टैली हो जाएंगे। तो तीसरा पोर्शन आपकी क्वेश्चन की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए है कि क्वेश्चन आपने सही किया या गलत किया है। ठीक है, तो अब आप जरा थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद मैं तीसरा और आखिरी पोर्शन करवाऊंगा और हमारी रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूं कि क्वांटिटी शेड्यूल के बाद आपने कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट लिखना है। कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट लिखने के बाद तीसरा पोर्शन भी उसी के नीचे से स्टार्ट कर देना है और उसका नाम क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, अकाउंट से अकाउंटेड है, ठीक है। और अकाउंटेड का मतलब क्या है कि मैंने जो ऊपर पैसे खर्च किए थे कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट के पोर्शन में, दूसरे पोर्शन में जो पैसे खर्च किए थे उसकी तफसील मैं यहां पर बयान कर रहा हूं। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। एज फॉलोज का मतलब ये कि मैं नीचे सारी तफसील बता रहा हूं। एज फॉलोज, और इसको भी डबल अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। चले, मैं थोड़ा सा अपना जगह बनाने के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ। चलें जी, अब जरा थोड़ा सा अपने जो है वो कॉमन सेंस को शार्पन करें और देखें कि हमने जो पैसे खर्च किए थे, आप जरा थोड़ा सा सोचें, हमने किस पे पैसे खर्च किए थे। हमने 18,000 यूनिट्स के ऊपर पैसे खर्च करके यूनिट्स मुकम्मल कर दिए। हमने 3,000 यूनिट्स के ऊपर पैसे खर्च करके और अभी नामुकम्मल हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ पैसे खर्च किए हुए हैं यूनिट्स मुकम्मल करने पे और कुछ पैसे खर्च किए हुए हैं नामुकम्मल यूनिट्स पे, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 2,000 यूनिट जो है ना वो पहले डिपार्टमेंट के अंदर एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी कॉस्ट को मेंशन नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉस्ट अकाउंट फॉर एज फॉलोज तीसरा पोर्शन जो है वो कितनी चीजों पर मुश्तमिल होगा, दो चीजों पर मुश्तमिल होगा। एक वो कॉस्ट दिखाएंगे जो कि यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं, एक वो कॉस्ट दिखाएंगे जो कि नामुकम्मल है। चलिए अब देखिए जरा किस तरह लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ, इस तरह के लफ्ज यूज करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप इसको पूरे पूरे लफ्जों के साथ लिखेंगे। मैं टी आउट लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसफर आउट की जगह पर टी आउट लिख रहा हूँ। अब देखें जरा कितने यूनिट कंप्लीट किया, यहीं पे नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में 18,000 यूनिट मुकम्मल किया, तो 18,000 यहाँ पे लिख देते हैं। और एक यूनिट के ऊपर, पूरे यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट लगी हुई है, तो पूरे यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 17। तो आपने क्या करना है, 17 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए मैं भी मल्टीप्लाई करता हूँ, आप भी देखें जरा। ये हो गया आपका 18,000 मल्टीप्लाई बाई 17, कितने पैसे खर्च हो गए हैं, 3,06,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 18,000 यूनिट्स के ऊपर कितने पैसे खर्च कर दिए हैं। मैं इज इक्वल टू का निशान यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 3,06,000। अच्छा जी, क्या लिखा है मैंने, दोबारा रिपीट करता हूं। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, हमने इस पोर्शन में वो कॉस्ट दिखानी है, तफसील दिखानी है कि हमने जो पैसे 3,40,000 जो खर्च किए हैं वो खर्च करके कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं। हमने कुछ यूनिट मुकम्मल किए हैं, कुछ यूनिट नामुकम्मल हैं। जो मुकम्मल किए हैं उसके ऊपर कितने पैसे खर्च हो गए हैं, 3,06,000। जो नामुकम्मल हैं उसके ऊपर कितने पैसे लग गए हैं अब वो दिखाएंगे, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। कॉस्ट ऑफ, पूरा पूरा लफ्ज लिखेंगे, वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंटरी। और इसकी बकायदा इसकी हेडिंग बना ली, क्योंकि इसमें दो चीजें दिखानी है हमने, ठीक है, एक मटेरियल और एक
सीसी यहां पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे मटेरियल। अच्छा जी, अब मुझे बताएं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री के कितने यूनिट्स हैं? तो वो हैं 3000 यूनिट्स। जी, कहाँ से पता चला? मुझे क्वांटिटी शेड्यूल से पता चला कि 3000 यूनिट्स जो हैं वो नामुकम्मल है। और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या लिखी हुई है? टू थर्ड। उसको टू थर्ड से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि जितने भी यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में हैं वो नामुकम्मल हैं, तो जो है ना उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखनी है। अगर ये मुकम्मल होते फिर तो ये यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसपोर्ट में चले जाते। ठीक है, तो आपने इसके साथ इसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी लिखनी है। ठीक है, और अब देखें मटेरियल के ऊपर हमने एक यूनिट के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं? 7 रुपए खर्च किए हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 7 भी करते हैं। ठीक है, अब जरा दोबारा देखें कि 3000 यूनिट्स की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और 3000 यूनिट्स का चूंकि मटेरियल की कॉस्ट लिखने जा रहे हैं तो मटेरियल की ही पर यूनिट कॉस्ट लिखेंगे, वो कितनी है? 17 है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आता है? 2000 ज़रब 7, 14000 आ जाएगा। ठीक है, 14000, 14000। अब हम यही वर्किंग जो है ना वो सीसी के लिए करते हैं। सीसी के लिए करते हैं। ठीक है, सीसी की वर्किंग क्या होगी? वही 3000 यूनिट्स ज़रब 2/3, ज़रब सीसी के ऊपर एक यूनिट के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं? 10 रुपए। 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 2000 ज़रब 10, 20,000 हो जाएगा। ये 20,000 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखें, हमने 3,06,000 खर्च किए हैं यूनिट्स को कंप्लीट करने के ऊपर, 14,000 खर्च किए मटेरियल के ऊपर, 20,000 खर्च किए हैं सीसी के ऊपर। टोटल कितने पैसे खर्च करती हैं? इन सारों को टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 3,40,000। 3,40,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तीसरे पोर्शन में ये बताने की कोशिश की है कि हमारे जो 3,40,000 जो खर्च हो गए हैं, ये देखें, ये 3,40,000 और ये 3,40,000 एक दूसरे से टैली कर गया। जब ये 3,40,000 और ये 3,40,000 आंसर आ जाए, टैली कर जाए, तो इसका मतलब है कि आपने सारा क्वेश्चन सही किया। ठीक है, और चूंकि ये 3,40,000 आ गया है तो इसका नाम क्या रखेंगे? टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। इसका नाम क्या होगा? इस टोटल का नाम क्या होगा? टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। कि हमने सारी जो थी ना तफसील, सारी बता दी है कि हमने कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च किए हैं और ये हमें कहाँ कहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, काउंटेड फॉर। अच्छा, एक बात याद रख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग का नाम लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज लिखा हुआ है। एज फॉलोज का मतलब है कि नीचे दी गई जो है ना वो तफसील दी गई है। तो जब इसका आंसर आ जाएगा तो फिर सिर्फ इसी हेडिंग के साथ सिर्फ टोटल का लफ्ज लगा देंगे, लेकिन एज फॉलोज नहीं लिखेंगे। एज फॉलोज सिर्फ हेडिंग के लिए लिखा जाता है। तो अब नाम क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ये फॉर तक लिखना है आपने। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कर देना 3,40,000। ये 3,40,000 इस 3,40,000 से टैली हो जाएगा और इस तरह सवाल मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह मैंने आपको ये डिपार्टमेंट ए की जो है ना वो वर्किंग करके दिखा दी है। अब हम इसको जो है ना वो डिपार्टमेंट बी की वर्किंग करके दिखाएंगे कि डिपार्टमेंट बी की वर्किंग किस तरह करनी है। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज तो थोड़ी सी चेंज कर लें कि जब डिपार्टमेंट बी की वर्किंग करेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट बी लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट बी लिख देता हूँ। नाम वही होगा, कंपनी नेम ओके इंडस्ट्रीज। दूसरी लाइन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट लिखेंगे, एज इट इज लिखी रहेगी, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर देंगे, डिपार्टमेंट बी लिख देंगे। और फॉर द मंथ बी लिख देंगे। अगर महीने महीने का नाम लिखा हुआ तो लिख देंगे, नहीं लिखा हुआ तो इसको जो है ना वो डॉट डॉट लगाकर खाली छोड़ देंगे। ठीक है, चले। फिर लिखेंगे क्वांटिटी शेड्यूल, उसमें यूनिट्स दिखाए जाएंगे, क्वांटिटी इन यूनिट्स, क्वांटिटी इन यूनिट्स। अब देखें जरा, अब थोड़े से लफ्ज चेंज होंगे। डिपार्टमेंट बी ने काम स्टार्ट नहीं किया, डिपार्ट काम स्टार्ट किया था डिपार्टमेंट ए ने। डिपार्टमेंट ए ने यूनिट्स मुकम्मल करके किसको भेजे? बी को भेजे। तो जब बी को भेजे होंगे तो बी ने रिसीव किए होंगे ना। तो जब बी ने रिसीव किए होंगे तो फिर क्या लफ्ज यूज करेगा? डिपार्टमेंट बी क्या लफ्ज यूज करेगा? यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। अब देखें जरा, जो मैंने आपको बताया था कि देखिए रिसीव्ड इन प्रोसेस का लफ्ज लिखा हुआ है, ये देखें, ये रिसीव्ड इन प्रोसेस का लफ्ज लिखा हुआ है। तो ये रिसीव्ड इन प्रोसेस का लफ्ज किसके लिए लिखा हुआ है? ये डिपार्टमेंट बी के लिए लिखा हुआ है।
ठीक है, ये बात याद रख लें कि स्टार्टेड का लफ्ज किसके लिए लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ए के लिए, और डिपार्टमेंट बी के लिए क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड इन प्रोसेस। अब देखें जरा, यहाँ पर और भी देखें, डिपार्टमेंट ए ने कितने यूनिट्स मुकम्मल किए थे, 18,000, वो उसने बी को भेज दिए, तो देखो बी ने जो है ना वो 18,000 वसूल भी कर लिए हैं, और वसूल के लिए क्या लफ्ज लिखा हुआ है, रिसीव्ड इन प्रोसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट बी 18,000 यूनिट पे काम करेगा, 18,000 यूनिट पे मटेरियल लगाएगा, 18,000 यूनिट पे लेबर लगाएगा, 18,000 यूनिट पे जो है ना वो एफ लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना डिपार्टमेंट ने यूनिट रिसीव की होती है उसी के ऊपर ही जो है ना वो प्रोसेस करता है, वैल्यू एडिशन करता है। तो अब यहाँ पर जो है ना मैं जो लफ्ज चेंज करने वाला था वो ये क्या करने वाला था, जब डिपार्टमेंट बी होगा तो यहाँ पे लफ्ज यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस नहीं होगा, यूनिट रिसीव्ड होगा। ठीक है, यूनिट रिसीव्ड। यूनिट रिसीव कितने हैं, अगेन बताएं, 18,000। ठीक है, 18,000 यूनिट रिसीव किए हैं, तो मैं यहाँ पे 18,000 भी लिख देता हूँ। चले जी, अब डिपार्टमेंट बी जो है ना 18,000 यूनिट का हिसाब देगा। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 18,000 यूनिट्स, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 18,000 यूनिट्स। He will not be responsible for 23,000 units. Only Department A will be responsible for 23,000 units. He will have to account for all the 23,000 units in his report. ठीक है, चले। तो अब ये देखिए कि 18,000 यूनिट जो है वो उसने दिखा दिए, और इसको याद रखना है आपने, इसको डबल अंडरलाइन करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस 18,000 का हिसाब कैसे होगा, 18,000 में से 13,000 यूनिट जो है ना वो उसने क्या किए हैं, ट्रांसफर आउट कर दिए हैं। डिपार्टमेंट बी ने कितने यूनिट ट्रांसफर आउट किए हैं, 13,000 यूनिट ट्रांसफर आउट कर दिए हैं। ठीक है, 18 में से 13 आगे भिजवा दिए हैं, फिर उसके बाद बाकी कितने रह गए, 5,000। 5 में से 2500 यूनिट क्या है, प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है। लेकिन 2500 मजीद किधर गए, तो 2500 मजीद जो है वो नॉर्मल लॉस हो गया है। ये बात याद रख लें कि बाकी 2500 क्या है, नॉर्मल लॉस है। और आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि सॉरी, 2500 जो है ना वो लॉस है, और ये 2500 लॉस कैसे है, इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस है और कुछ एबनॉर्मल लॉस है। अब जरा 1 मिनट के लिए रुकें और देखें कि टोटल जो है वो आपका नुकसान है 2500 यूनिट। 2500 में से वो कह रहा है कि इन डिपार्टमेंट बी देयर इज ए एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1500 यूनिट्स। वो कहता है जो 2500 यूनिट नुकसान हो गए ना, उस 2500 में से 1500 यूनिट एबनॉर्मल लॉस है, बाकी 1,000 क्या है, वो आपका नॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन भी करता हूँ ताकि आपको ये चीजें सारी समझ आ जाए। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट कितने होंगे, यहाँ पे 13,000। चले मैं इसको मेंशन करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट 13,000। और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री कितनी लिखूंगा, 2500। यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना लिखूंगा, 1,000 यूनिट्स। और एब नॉर्मल लॉस कितना लिखूंगा, ए बी लिख रहा हूँ, ठीक है, बल्कि ए एल लिख रहा हूँ। एब नॉर्मल लॉस वो कितना लिखूंगा, 1,500 यूनिट्स। ये देखिए मैंने सारा क्वांटिटीज जो है ना वो टैली कर दी। यहां पर भी लिखूंगा 18,000। ले जी, क्वांटिटी शेड्यूल जो है वो डिपार्टमेंट बी का मुकम्मल हो गया है। जरा मैं इसको रिपीट करता हूं। सबसे पहले लिखूंगा, जब क्वांटिटी शेड्यूल बनाऊंगा डिपार्टमेंट बी के लिए तो उसके लिए लफ्ज यूज करूंगा यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। कितने यूनिट रिसीव किए हैं, 18,000। किस तरह रिसीव किए हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ए ने मुकम्मल करके इसी को भेजे थे, इसने वसूल कर लिए। अब जब ये 18,000 इसने यूनिट वसूल कर लिए हैं तो 18,000 का ही हिसाब देगा। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 18,000 यूनिट्स। और उसने 18 में से 13,000 यूनिट जो है वो मुकम्मल करके अगले डिपार्टमेंट को भिजवा दिए हैं। अगला डिपार्टमेंट मे बी फिनिश गुड स्टोर रूम हो या मे बी कोई और डिपार्टमेंट हो, लेकिन इसने
13,000 यूनिट जो है वो मुकम्मल करके भेज दिए। 18 में से 13 का हिसाब ये दे दिया, बाकी रह गई 5,000। 5,000 में से 2,500 यूनिट जो है ना वो प्रोसेस में है, बाकी रह गई 2,500। 2,500 में से जो है ना वो 1,000 यूनिट नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस सवाल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये हमने कहाँ से अखज किया है? हमने यहाँ से अखज किया है कि टोटल नुकसान हुआ है 2,500 यूनिट, उसमें से 1,500 यूनिट जो है ना वो नॉर्मल लॉस है, तो बाकी नुकसान कौन सा है? वो नॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस मैंने 1,000 यूनिट लिख दिया, एबनॉर्मल लॉस 1,500 यूनिट लिख दिया। इन सारों को जमा करेंगे, 13,000 जमा 2,500 जमा 1,000 जमा 1,500, तो ये टोटल भी बन जाएगा 18,000। और 18,000 लिख के इसको डबल अंडरलाइन कर देंगे। आपका क्वांटिटी शेड्यूल का पोर्शन मुकम्मल हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉस्ट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट में। कॉस्ट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट में क्या लिखना है, ये जरा थोड़ा सा आप इसको गौर से सुनेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लें कि कॉस्ट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट में लिखना होता है कि इस डिपार्टमेंट ने खुद कितने पैसे खर्च किए हैं, और अगर पिछले डिपार्टमेंट ने इसको जो यूनिट्स भेजे थे तो कितने पैसे भेजे थे। ये बात याद रख लें कि डिपार्टमेंट बी ने डिपार्टमेंट ए से यूनिट वसूल किए हैं तो उसकी कॉस्ट भी वसूल की होगी। जब उसकी कॉस्ट वसूल की होगी तो फिर हम लफ्ज क्या लिखेंगे इस पोर्शन में? क्या लिखेंगे? कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। क्या लिखेंगे? कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ ताकि ये जगह पूरी हो जाए। कॉस्ट रिसीव्ड, जिस तरह क्वांटिटी शेड्यूल में यूनिट रिसीव लिखा हुआ था, यहां पे लिखेंगे कॉस्ट रिसीव्ड। ठीक है, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट, अच्छा जी, टोटल कॉस्ट कितनी वसूल की है यहां पर देखें, 3,06,000 लिखा हुआ है ना, ये 3,06,000 यहां पे मेंशन कर देंगे, 3,06,000। अच्छा जी, एक यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट वसूल की है, ये भी बताते हैं हम। एक यूनिट के ऊपर 17 रुपए कॉस्ट वसूल की है। ठीक है, यहाँ पे 17 लिख देंगे और ये सारा इरेज कर देंगे पहले वाला। अब देखें जरा, 3,06,000 पिछले डिपार्टमेंट से वसूल किए। ये कौन से डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं आप? डिपार्टमेंट बी में बैठे हुए हैं। 3,06,000 पिछले डिपार्टमेंट से वसूल किए। खुद कितने पैसे खर्च किए, ये देखें, 18,000 रुपये खुद खर्च किए मटेरियल के ऊपर, तो यहाँ पे हम 18,000 लिख देते हैं। और सीसी के ऊपर कितने पैसे खर्च किए? 13,000 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, सीसी के ऊपर, सॉरी 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 सॉरी, ये 28,000 रुपये मटेरियल के और 17,000 रुपये सीसी के। ठीक है, इससे जरा करेक्ट कर लेते हैं, 28,000 और सीसी के ऊपर कितने पैसे खर्च किए? 17,000। ठीक हो गया। अब देखें, अब इसका अपना भी जो है ना वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का पोर्शन बनेगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ईपी फॉर मटेरियल। ईपी फॉर मटेरियल, शॉर्ट करके लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब देखें जरा, सवाल में देखें जरा, डाटे में देखें जरा, कितने यूनिट मुकम्मल किए हैं इसने? 13,000 यूनिट मुकम्मल किए हैं, तो 13,000 लिखेंगे, यूनिट्स कंप्लीटेड ट्रांसफर आउट। ठीक है, जमा वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी कितनी है? 2,500 यूनिट्स है। ठीक है ना, जहां पे लिखा हुआ है ना स्टिल इन प्रोसेस, ये हमारे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी है। अच्छा, तो ये 2,500 हो गया। 2,500 की अपनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है वो कहता है, यहां पर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है स्टिल इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी लिखी हुई है? 2/3 लिखी हुई डिपार्टमेंट ए की और 1/5 लिखी हुई है डिपार्टमेंट बी की, तो यहां पे लिखेंगे 1/5। ये लेंगे 1/5 लिखती है। अब देखें, 2,500 का 1/5 कितना बनता है? 500। ठीक है, 2,500 का 1/5 कितना है? 500। और 13,000 वैसे ही नीचे उतर आएगा, तो 13,000 जमा 500
ये टोटल कितना हो जाएगा, 13,500 हो जाएगा। अब ये हम कह सकते हैं कि 13,500 यूनिट्स के ऊपर जो है वो मटेरियल खर्च हुआ है, 13,500 के ऊपर ही हमारा सीसी खर्च हुआ है। चूंकि सबकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है, इसलिए हम बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करते। हम एक ही दफा कैलकुलेशन करके हम ये बता सकते हैं कि हमारा ईपी फॉर मटेरियल कितना है, 13,500, ईपी फॉर सीसी कितना है, 13,500। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिट कॉस्ट फॉर मटेरियल, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, यूनिट कॉस्ट फॉर मटेरियल। अब जरा फार्मूला याद करें। हमने फार्मूला क्या लिखा था, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई ईपी। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी है, 28,000। 28,000 को तकसीम कर देते हैं 13,500 के ऊपर। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 28,000 डिवाइड बाई 13,500। आंसर आ जाएगा 2.07। 2.07। 2.07। एक यूनिट के ऊपर हमने 2.07 खर्च किए हैं, किसके, मटेरियल के। अब हम सीसी की बात करते हैं, यूनिट कॉस्ट फॉर सीसी। यूनिट कॉस्ट फॉर सीसी। सीसी मींस कन्वर्जन कॉस्ट। अब देखें, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी खर्च की है, 70,000 पे खर्च की है। ठीक है, 70,000 को तकसीम कितने से करेंगे, 13,500 से। तो हमारा 13,500 पे डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा कि सीसी की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कितनी है। देखिए जरा, 70,000 तकसीम 13,500, आंसर है 5.15, 185। इसको राउंड कर लेते हैं, 5.19 कर लेते हैं, 5.19। अब देखें जरा, अब ये चीजें हम इधर लिख लेते हैं, 2.07 और 5.19, ये हो गया। ठीक है। अब हम जो है ना इसको नए सिरे से इसको प्लस भी कर देते हैं। वो कहता है कि पहले से कॉस्ट कितनी लग के आई है, 70 रुपये लग के आई है। ठीक है, और 2 रुपये 7 पैसे जो है ना अब खर्च हुए मटेरियल पे, और 5 रुपये 19 पैसे खर्च हुए हैं सीसी पे। तो इस सारों को जमा करते हैं, 17 × 2 19, 19 और 5 24, 24.26। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 24.26। अब हमारा डिपार्टमेंट बी ने भी काम मुकम्मल कर लिया है। डिपार्टमेंट बी ने काम मुकम्मल करने के बाद बताया कि एक यूनिट के ऊपर हमारा टोटल खर्चा कितना हो चुका है, 24 रुपये 26 पैसे हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तीसरे पोर्शन को मुकम्मल करने, और तीसरे पोर्शन का नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। और हमने यहाँ पर देखा है कि हमने कितने यूनिट मुकम्मल किए थे, 13,000 यूनिट मुकम्मल किए थे। तो हम यहाँ पर 13,000 ही लिख देते हैं, 13,000 यूनिट। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी लिखेंगे, 24 रुपये 26 पैसे। 24 रुपये 26 पैसे। अच्छा जी, 24 रुपये 26 पैसे से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 3,15,380। 3,15,380। अच्छा जी, 3,15,380 हो गया। अच्छा, यहाँ पर
थोड़ी सी वर्किंग बढ़ेगी, क्योंकि जब कभी भी सवाल के अंदर, हाँ, मुझे थोड़ा सा मजीद पीछे जाना पड़ेगा, कि जब कभी भी डिपार्टमेंट टू के अंदर लॉस हो जाता है, या डिपार्टमेंट टू के अंदर जितने भी यूनिट लॉस हो जाते हैं, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, दोनों की कॉस्ट को शो करवाना पड़ता है। ठीक है, अब देखें जरा, थोड़ा सा मजीद देखें कि जब कभी भी हमारे डिपार्टमेंट टू के अंदर लॉस हुआ, तो कितने यूनिट लॉस हुए हैं। देखिए 1000 यूनिट लॉस हुए हैं। इसकी कॉस्ट को हम किस तरह शो करवाएंगे, ये थोड़ा सा मैं इसको पहले इरेज कर लूं। देखें, नॉलेज पॉइंट सुन लें कि जब कभी भी ड्यूरिंग द प्रोसेस लॉस होता है, नॉर्मल लॉस होता है, तो उस लॉस की कॉस्ट को हम एडजस्ट करते होते हैं। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डिपार्टमेंट फर्स्ट डिपार्टमेंट में जब स्टार्ट में अगर नुकसान हो जाता है, तो फिर उसकी कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब ड्यूरिंग द प्रोसेस लॉस होता है तो उसकी कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं। और एडजस्ट करने का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ आपको, कि न्यू कॉस्ट, न्यू, पहले लिखेंगे न्यू कॉस्ट, और उसका फार्मूला क्या होता है, न्यू कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट रिसीव्ड, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, कॉस्ट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स रिसीव्ड, यूनिट्स रिसीव्ड। ये भी आप नोट डाउन करते रहें, माइनस नॉर्मल लॉस, माइनस नॉर्मल लॉस। अब इसको पुट करते हैं, कॉस्ट कितनी रिसीव की थी, पिछले डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट रिसीव की थी। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ कितनी कॉस्ट रिसीव। 3,06,000 कॉस्ट रिसीव की थी। ठीक है, 3,06,000 की कॉस्ट रिसीव की थी पिछले डिपार्टमेंट से। आप जरा देख लें, डिपार्टमेंट ए ने कितनी कॉस्ट ट्रांसफर की है, 3,06,000। डिपार्टमेंट बी ने कितनी कॉस्ट रिसीव की है, 3,06,000। कितने यूनिट रिसीव किए थे, 18,000। ठीक है, अच्छा, अगर 18,000 रिसीव किए थे, तो कितने नॉर्मल लॉस हो गए, 1,000। डिपार्टमेंट बी ने कितने नुकसान किए हैं, 1,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि 3,06,000 को डिवाइड करेंगे 18,000 माइनस 1,000, तो हमारी न्यू कॉस्ट आ जाएगी, देखिए जरा एक मिनट, न्यू कॉस्ट आ जाएगी 3,06,000 तकसीम 17,000, तो आंसर आ जाएगा 18। अब हमारी न्यू कॉस्ट कितनी है, 18 रुपये पर यूनिट है, 18 रुपये पर यूनिट। अच्छा, अब जरा एक मिनट के लिए मुझे बताएं कि हमने पिछले डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट जो है वो रिकॉर्ड की हुई है, 17 रिकॉर्ड की हुई है। इसका मतलब ये कि नई कॉस्ट, नुकसान होने के बाद तो कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है, कि पहले 18,000 यूनिट की कॉस्ट थी, वही अमाउंट 18,000 यूनिट्स की थी, अब 1,000 यूनिट कम हो गए हैं, तो फिर पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जब पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, एडजस्टेड कॉस्ट रिसीव्ड। क्या लिखेंगे, एडजस्टेड कॉस्ट रिसीव्ड। मैं यहीं पर लफ्ज लिख रहा हूं, एडजस्टेड कॉस्ट रिसीव्ड। अब 17 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। अब हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, जहां पर हमने 17 कॉस्ट लिखी थी, अब 1 रुपये बढ़ गया है, तो अब आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। चलें, ये जरा थोड़ा सा नेट ठीक हो जाए, तो फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, अब ये सारा दोबारा करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। हम तीसरे पोर्शन पे चल रहे थे ना, तो तीसरा पोर्शन यहाँ पे हम बना लेते हैं। क्या था, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज,
जो थोड़ी सी तब्दीली हुई है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एज फॉलोस, ठीक है। चलिए, कितने यूनिट जो है ना ट्रांसफर किए? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। जहां पे हमने 24 रुपये 26 पैसे लिखे थे, अब वो 24 रुपये 26 पैसे नहीं है, अब वो 25 रुपये 26 पैसे हैं, ठीक है। तो 25 रुपये 26 पैसे के लिहाज से हमारे कितनी कॉस्ट बन जाएगी? 13,000 जरब 25 रुपये 26 पैसे। जो पहले हमने कॉस्ट लिखी थी उसको करेक्ट कर लें, 25 रुपये 26 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 25 × 26 मल्टीप्लाई बाई 13,000। अब ये कॉस्ट 3,28,380 बन जाएगी। 3,28,380। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या होगी? कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, यहां पर भी काफी सारी चीजें आपको यहां पर समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा अब जब रिपोर्ट अगली मराहिल पर पहुंचती है तो थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो ये बात देखिए जरा, कि जब वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट दिखाएंगे ना, तो सबसे पहले वो कॉस्ट दिखाएंगे जो पिछले डिपार्टमेंट से वसूल की है, ठीक है। और पिछले डिपार्टमेंट से क्या वसूल की है? हमने पिछले डिपार्टमेंट से जब 18,000 यूनिट वसूल किए थे, तो 18,000 में से 13,000 तो खुद मुकम्मल कर दिए। तो 18,000 में से जो 13,000 मुकम्मल कर दिए, तो इसी 18,000 के अंदर वो यूनिट्स पे भी थे जिनके ऊपर डिपार्टमेंट ए ने पैसे खर्च करके भेजे थे। तो डिपार्टमेंट ए ने कितने पैसे खर्च करके भेजे थे? यहाँ पर ये बात ध्यान में रख लें कि हमने यहाँ पर एडजस्टेड कॉस्ट का लफ्ज यूज करना है, और यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। वो कितना है? कितनी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग यूनिटरी है? 2500 यूनिट्स है, ठीक है। 2500 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स हैं। और एडजस्टेड कॉस्ट कितनी है? 18 रुपये है। क्या लिखेंगे हम? 17 तो वसूल किए थे ना उस वक्त, जिस वक्त जो है वो उसने मुकम्मल किए थे, लेकिन 1 रुपए की कॉस्ट बढ़ गई थी लॉस की वजह से, नॉर्मल लॉस की वजह से। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये है 2500 ज़रब 18, ये हो जाएगा 45,000। ये 45,000 तो ये वो है जो कि पिछले डिपार्टमेंट से पैसे वसूल किए। 45,000, ठीक है। अच्छा, अब मटेरियल कितना खर्च किया है ये अलहदा लिखना है। सीसी कितनी खर्च की है ये अलहदा लिखना है, ठीक है। मटेरियल कितना खर्च किया है? 2500 यूनिट, जरब 1/5, ठीक है। और मटेरियल कॉस्ट कितनी खर्च की है एक यूनिट के ऊपर? ये खर्च की है 2 रुपये। 2 रुपये खर्च किए हैं। अच्छा, मुझे लगा ये वर्किंग में थोड़ा सा जो है ना वो हमने हमारे से गड़बड़ हो गई है। ये एक यूनिट के ऊपर हमारे 2 रुपये खर्च हुए हैं। 2 रुपये 7 पैसे नहीं है, ये आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। ये 2 रुपये है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 500 ज़रब एक, 1,000 हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, फिर 2500 ज़रब 1/5 ज़रब 5 रुपये। वो 5 रुपये 19 पैसे नहीं है, वो मेरे ख्याल है 5 रुपये ही है। आप जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2500 का 1/5 लेते हैं तो वो 500 होता है, 500 को 5 से जरा देते हैं तो ये 2500 हो जाएगा, ठीक है। चले जी, ये है। अब देखिए जरा दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ये है 13,000 यूनिट की कॉस्ट, और ये तीनों मिला के ये कॉस्ट किसकी है? ये वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है। अब देख ले, हमारे सवाल के अंदर हमारे सवाल के अंदर हाँ, एक चीज तो और रह गई, और वो क्या है कि हमने 1500 यूनिट लॉस भी किए थे। वो जो 1500 यूनिट एबनॉर्मल लॉस की है उसकी कॉस्ट को भी दिखाना है, ठीक है। उसकी कॉस्ट को कैसे दिखाते हैं? जरा ईपी के अंदर जो है ना दोबारा वर्किंग करते हैं। ईपी थोड़ा सा चेंज होगा आपका। मैं जरा ईपी को दोबारा कैलकुलेट करता हूँ। ईपी की कैलकुलेशन जो है वो मैं दोबारा करता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। जैसे ईपी फॉर मटेरियल या ईपी फॉर सीसी कितने यूनिट मुकम्मल है? 13,000 यूनिट मुकम्मल है, ठीक है। प्लस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग यूनिट कितनी है? 2500। 2500 का कितना लेंगे फ्रैक्शन? 1/5, ठीक है। 1/5। और ये बात याद रखें कि जब सवाल के अंदर एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो उसको भी ईपी में शामिल करते हैं। हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना है? 1500 यूनिट, ठीक है। और ये 1500 यूनिट जो नुकसान हुआ है इसकी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 1/3 है, ठीक है। तो 1500 का 1/3 लेके तो वो कितना बन जाएगा? 500। अब देखिए जरा, ये सारा कुछ हल करने के बाद बनेगा 13,000 जमा 500। 13,500 जमा 500, ये 14,000 बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, ये 14,000। अच्छा। अच्छा, अब ये देखें, वो जो यूनिट कॉस्ट, मटेरियल की यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की थी, वो 2 रुपए इस तरह बनती है। यूनिट कॉस्ट फॉर मटेरियल 28,000 कॉस्ट है। 28,000 तकसीम 14,000, तो ये पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 रुपए। ये इस तरह 2 रुपए हो जाएगी, ठीक है। और अब हम सीसी की भी बात कर लेते हैं। सीसी के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं? 17,000, ठीक है। 17,000 तकसीम 14,000, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? ये 5 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 रुपए कॉस्ट मटेरियल की, 5 रुपए कॉस्ट जो है वो सीसी की, और 18 रुपए कॉस्ट क्या थी? एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो ये टोटल कितना हो गया था? हमारी ये वर्किंग भी थोड़ी सी चेंज हो गई। वाह, ये वर्किंग चेंज हो रही है। देखिए, 18 जमा 2, 20, 20 और 5, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 25 × 13,000, ये हो जाएगा 3,25,000। 3,25,000, ठीक है। अब हम चूंकि कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज कर रहे हैं, ये बात याद रख लें कि जब कभी भी एबनॉर्मल लॉस अगर सवाल में आ जाता है तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को भी हम कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में शो करवाते हैं। तो अब हमने इस सवाल के अंदर डिपार्टमेंट बी में यूनिट्स जो मुकम्मल हो गए उसकी कॉस्ट को भी दिखाना है, जो नामुकम्मल है उसकी कॉस्ट को भी दिखाना है, और जो एबनॉर्मल लॉस है उसकी कॉस्ट को भी दिखाना है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। मैं ए एल लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस।
अब इसमें भी सबसे पहले जिस तरीके से हमने वर्क इन प्रोसेस की अर्निंग इन्वेंटरी कैलकुलेट की है ना, इसी तरीके से सेम वर्किंग जो है वो हम एबनॉर्मल लॉस की करेंगे। वो क्या होगी, सबसे पहले तो जो होगा एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम, यहाँ पे आप लिख लें एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और वो कितनी है, 1500 यूनिट है। 1500 यूनिट के ऊपर हमने एक यूनिट के ऊपर कितने पैसे खर्च किए, 18 रुपए खर्च किए, मल्टीप्लाई बाई 18 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 1500 ज़रब 18, 1500 यूनिट है, और एक यूनिट के ऊपर कितना है, 27,000। ठीक है, 27,000 हो जाए, ये भी ले लेंगे। थोड़ी सी जगह मेरे पास कम होगी, मैं इधर आ जाता हूँ। मटेरियल के ऊपर कितना पैसे खर्च हुए, 1500 ज़रब 2, ये कितना हो जाएगा, 3,000। और सीसी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी लेनी थी। मल्टीप्लाई बाई, स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है, हाँ, लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 1/3 है, जरब 1/3, ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। और सीसी क्या होगा, वो भी 1500 जरब 5 जरब 1/3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। अब आप ये देख लें, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में हमने तीन किस्म की कॉस्टें दिखानी है। एक वो कॉस्ट दिखानी है जो कि यूनिट हर लिहाज से मुकम्मल हो गए हैं, मैंने यहां पर ये कॉस्ट कैलकुलेट कर दी है, 3,25,000। फिर दूसरी कॉस्ट कैलकुलेट करनी, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ये मैंने कैलकुलेट कर दी है, 45,000 एक है, 1,000 एक है, और 2500 एक है। फिर हमने कैलकुलेट करनी कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट, कॉस्ट एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है 2700। मटेरियल के ऊपर कितना खर्च हुआ, 1,000, सीसी के ऊपर कितना खर्च हुआ, 2500। ये तीन किस्म की कॉस्टें दिखानी है। अब देखें, इन सारों को जमा कर देते हैं, इन सारों को जमा करते हैं, जरा देखते हैं क्या बनता है, टोटल क्या बनता है, ये जरा देखते हैं। 3,25,000 जमा 45,000 जमा 1,000 जमा 2500 जमा 2700 जमा 1,000 जमा 2500, सारों को मिला के बनता है, ओहो, ये क्या हो गया, 3,25,000 जमा 45,000 जमा 1,000 जमा 2700, ये क्या हो रहा है, कैलकुलेटर से, 3,25,000 जमा 45,000 जमा 1,000 जमा 2500 जमा 2700 जमा 1,000 जमा 2500, ये हो गया 3,79,700, 3,79,700। और ये क्या होगा, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। अब ये 3,79,700 कैसे टैली करना है हमने, आपको याद होगा कि कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट का जो टोटल होता है वो इसके टोटल से टैली करता है। जरा याद करें, पिछले डिपार्टमेंट में हमने कितनी कॉस्ट जो है ना इस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की थी, 3,06,000, ठीक है, 3,06,000।
अच्छा जी, 15। 1500 जरब 18, 27,000 है। ओहो, 27,000 है। ये 27,000। अच्छा, कैलकुलेशंस में भी जो है ना वो, मेरे पास असल में कैलकुलेटर भी, पर्सनल कैलकुलेटर तो है नहीं, मैंने लैपटॉप का ही यूज कर रहा हूँ। मैं जरा दोबारा टोटल करता हूँ इसको। 3,25,000 जमा 45,000 जमा 3500 जमा 27,000 जमा 3500, ये हो जाएगा 4,04,000। 4,04,000, ये हमने 4,04,000 टैली करना है। हमारा टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर कितना है? 4,04,000। अच्छा जी, 3,06,000 तो कॉस्ट रिसीव की थी, और इन्होंने खुद पैसे कितने खर्च किए हैं? 28,000 ये खर्च किए हैं, और 70,000 ये खर्च किए हैं। टोटल कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट जो है ना वो इस तरह बनेगा, और 70,000 ये खर्च किए हैं। इन सारों को जमा कर देते हैं, तो ये बनता है 4,04,000 ही बनता है। तो टोटल कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट का टोटल भी 4,04,000 है। टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर एज फॉलोज का आंसर भी 4,04,000 है। दोनों एक दूसरे से टैली कर दिए हैं, लिहाजा हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये आप वर्किंग करें इसकी, इसको कैलकुलेट करें, सवाल को दोबारा हल करें, और फिर मुझे बताएं कि इसमें क्या इश्यूज हैं। अगर आपको कोई इश्यूज आएंगे तो मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए जी, आज के लिए इतना ही है। कल हम यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे, और हम एवरेज मेथड के तहत बनाएंगे। कोई सवाल ऐसा होगा जिसमें हम एवरेज मेथड के जरिए भी जो है ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे, और फाइफो मेथड के जरिए भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे। इस तरह हमारा पूरा चैप्टर जो है वो रिपोर्ट्स की सूरत में भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा। पहले हमने इसी चैप्टर को अकाउंट्स की सूरत में मुकम्मल किया है, अब हम रिपोर्ट की सूरत में इसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।